हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 13 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो पेपर है वो फरवरी मार्च में होने वाला है। ठीक है, 20 फरवरी से आपका डेट दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है। ठीक है, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ कृषि भवन में। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, तो मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग, चलते हैं सीधे मैथ्स क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल आ चुका आपके सामने कि एक व्यक्ति को एक भूखंड को 5,45,000 में बेचने पे 8% की हानि होती है, तो 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में सेल करना चाहिए। डायरेक्टली हम कैसे निकाल पाएंगे, आप मुझे बताओ। आपने बोला कि 545,000 को बेचा है ना, इतने में सेल किया है, तो 8% की हानि हुई है। मतलब ये जो वैल्यू है वो 92 के बराबर है। आपको निकालना है 12% लाभ, यानी 100 नहीं बल्कि 112 से मल्टीप्लाई करो सीधे, क्योंकि आपको सीधे 12% का लाभ मिल जाएगा। आप जरा काट के देखते हैं, तो आप देखेंगे ये कट जाएगा 23 × 4 और ये कट जाएगा 25 और 3 28। क्लियर है। अब क्या ये संख्या इससे कटने वाली है? बिल्कुल कटना ही चाहिए। मुझे लगता है कि 23 से काटोगे, 23 दूना 46 और 23 दूना 46 हो गया। फिर अगर हम बात करें 23 दूना 46, 8 और 5, ये तो नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो हो सके पॉइंट में आने वाला है, तो हम एक काम करते हैं, इसको काटते नहीं बल्कि छोड़ देते हैं। ठीक है, काटते नहीं, 23 पे छोड़ देते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें अगर, तो आप देखेंगे कि 000 तो होगा ही ना होगा। ठीक है, 28 × 5 = 140, यानी कि 14 कैरी हो गया। 28 × 4 = 112 और 14 यानी 126 होता है। कैरी हो गया 12। 28 × 5 = 140 और 12 कितना होता है? 152। इसको डिवाइड करना है आपको 23 से। ठीक है भाई, आओ डिवाइड करते हैं। तो अगर आप देखें इधर, 23 को डिवाइड किया हमने, मल्टीप्लाई किया 6 बार, तो 2 छक 12, 3 छक 18, 138 बनेगा। तो 138 में आप बोलेंगे 14 बचा हुआ, मतलब 6 बार कट गया। 14 6 यानी फिर से 6 से कटेगा, फिर से 6 से कटेगा, तो 138। फिर से यहाँ पे 8 बचा है, 8 और 0 यानी कि 23 × 3 = 69। ठीक है, 70 80 यानी कि 11 कैरी बचा हुआ है। अभी भी तुम्हारा एक जीरो ही इस्तेमाल हुआ है, फिर जीरो इस्तेमाल करेंगे कितना बन जाएगा? 23 × 4 = 112 होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, 3 × 4 = 8, सॉरी 2 × 4 = 8, 3 × 4 = 12, 23 × 4 = 92 होता है। 4 टाइम्स कटेगा 92। तो यहाँ आप देखेंगे 18 कैरी बचा हुआ, फिर से जीरो लगा दो, यानी अब कितने बार में कटेगा बताइए। 23 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 आएगा, 7 से करेंगे तो 140 और 21 यानी कि 161 बनेगा। तो हम 7 से काटेंगे, कैरी बचेगा 19, फिर जीरो लगाओ, ये अंतिम जीरो तुम्हारे पास बचा हुआ है। यानी कि अब तुम अगर 8 से काटोगे ना, तो कितना आएगा? 160 और 24 यानी कि 184। यानी कि अब कैरी सिर्फ 6 बचने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट में अगर 6 आ रहा है तो आप देखेंगे 23 दूना 46। आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इससे पूरी तरह मैच हो रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है। हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो टाइम लग गया। आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके फटाफट कर सकते थे। ठीक है ना, 2-3 बार आपने किया होगा, आपने देखा अच्छा यहाँ से मैच होना शुरू हो गया, 6 6 3 यहाँ मैच होना शुरू हो गया, आप यहाँ टिक मार के भाग जाते। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती आपको। ठीक है, तो एक बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है और हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दूसरा देखते हैं सवाल क्या बोलता है कि एक धात्विक अर्धगोला है, उसको पिघलाते हैं हम लोग, और उसी अर्धगोले के समान त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार में पुनः ढाल देते हैं। यदि h जो है वो शंकु की ऊंचाई है ना, तो r और h का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। आप मुझे बताओ, अगर ये अर्धगोला है ना, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 2/3 इंटू पाई आर क्यूब बोलेंगे ना। इस वॉल्यूम को हमको एक नया वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, जो कि शंकु के रूप में है। शंकु होता है भाई 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना भाई। अब आपसे कह रहा है ना कि आर और एच का अनुपात निकालना है। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम है ना कि आर दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से आर को काट सकते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक आर बचा हुआ है। पाई से पाई कट गया और 3 से 3 कट गया। आप देखेंगे 2r इज इक्वल टू एच। तो आपसे कह रहा है कि आर और एच का अनुपात, यानी एच को नीचे ले आओ, तो आर बटा एच इज इक्वल टू 1/2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। 1:2 इज द रेशियो, जो इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों।
नंबर 3 बोलता है कि एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है ना भाई, वो कितना है? आप बोलेंगे 600 रुपया है। अगर मूल्य पर ना 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ, अगर हमने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब हमको 4/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू एमपी क्या बन जाएगा? एसपी। बोलिए ना। यानी कि 12 चौक 48, 480 में इसको सेल किया है। अब सवाल ये है कि 480 में सेल करने पे 48 रुपए का लाभ होता है। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे ना, सर 48 जो है ना, इस 480 का 10% है, यही इसका आंसर होगा। अरे नहीं, जब भी हम प्रॉफिट काउंट करते हैं तो एसपी पे नहीं बल्कि हम सीपी पे काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं। यानी अगर आप देखेंगे सीपी पहले अगर हम निकालेंगे, तो 480 माइनस 48 यानी कि जो एक्चुअल सीपी है वो 432 रुपये है। 432 रुपये। और इस 432 पे आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना प्रॉफिट हुआ है? 48। ये समझना बहुत जरूरी है। आप 10% अगर ऑप्शन देखेंगे फटाफट मार के निकल जाएंगे, बहुत लोग मार के निकल जाएंगे, लेकिन वो गलती हो जाएगी फिर आपसे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखेंगे आपकी 48 प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 432 इंटू 100%। ये सही तरीका है आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने का। क्लियर है भाई? आओ जरा काट ले, आंसर निकाल ले। तो 12 से ये कट रहा है, 12 से ये कट रहा है क्या? बिल्कुल। 12 चौक 48, ये कट जाएगा 12 तिया 36 और 12 छक 72। 4 से कट जाएगा 9 टाइम्स, यानी अगर आप देखेंगे 11.11% इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका बढ़िया सवाल, थोड़ा कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश किया गया है, लेकिन आपने इसको कर लिया। आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। एक वस्तु का जो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दे रखा है भाई, सीपी और एसपी, 1850 और 1480, तो आपको हानि परसेंट निकालना है। परसेंट निकालना है, इसको काट के हटा दो। फिर आप देखें कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 37 का डिफरेंस है। बेस वैल्यू है कितना? 85। इंटू कर दो 100%। ठीक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखता हुआ आएगा कि पूरी तरह 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कितने का लॉस परसेंट हुआ है? 20%। फॉर्मूला हमने क्या लगा दिया था? लॉस ऊपर बटा सीपी इंटू 100% इजिकल टू लॉस परसेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 5 पे आते हैं। एक सम है, कोई वैल्यू है, ठीक है, उसको डिपॉजिट किया गया 3 सालों के लिए, जो कि 5% पर एनम पे। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 5%। 3 साल टाइम का पीरियड है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, वार्षिक रूप से कंपाउंडिंग हो रही है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे 3 साल का ब्याज नहीं पूछ रहा है, बल्कि सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। बढ़िया बात है। अगर मैं आपसे सिंपल तरीके से पूछूं कि 5% को 3 बार कंपाउंडिंग करना है, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ये तुम्हारा पहले साल का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकेंड ईयर इंटरेस्ट जब निकालेंगे ना और थर्ड ईयर इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ब्याज का ब्याज लगेगा। यानी 5% तो होगा ही पूरे मूलधन का, और साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट आया है ना, इसका भी इंटरेस्ट यहाँ लगने वाला है। मतलब 5 गुणा 5%, बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 का 5% और लगेगा, 5 का 5% और लगेगा, और फिर यहाँ पे इन सब का लगेगा, और फिर इसका भी लगेगा। तो थर्ड ईयर आपको निकालना है। कंफ्यूजन तो होगा, बट करते हैं, जरा देखते हैं क्या कहता है सवाल। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है कितना? तो आप बोलेंगे 6000 रुपया। हमें थर्ड ईयर का निकालना है, हमें थर्ड ईयर का निकालना है। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बोलूँ, तो 6000 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे ना, तो कितना आएगा बताओ? ये तो आसानी से निकाल सकते हैं, 6 × 35 यानी कि 300 रुपया। 300 रुपया इसकी वैल्यू आ गई। अब जरा देखना, एक बार ये जो वैल्यू आया है, ये 300 रुपया जो यहाँ आया है, वो यहाँ भी आया होगा, वो वैल्यू यहाँ भी आया होगा। बोलो ना। यानी 300 रुपया ये वाला ब्याज, 300 रुपया ये वाला ब्याज, दोनों का सम करके 5% निकालो, यानी 600 का 5%, यानी कि 6 × 25 रुपया और जोड़ दो इसमें। अभी काम पूरा हुआ नहीं है भाई, क्योंकि जो इंटरेस्ट ये वाला और है ना, 5 का 5%, यानी इस 300 का 5% कितना हुआ? 3 × 5 = 15 रुपया। इस ब्याज का फिर से आप ब्याज निकालो थर्ड ईयर में, यानी 15 का निकालो 5%। बहुत बढ़िया सवाल। आप देखेंगे 75/100 यानी कि 0.75, और यानी कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 300 प्लस 30 और प्लस 0.75, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 330.75 रुपया इंटरेस्ट है फॉर द थर्ड ईयर। तो ये मेरे हिसाब से एक बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है, जीडी में बढ़िया सवाल है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे। एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या और त्रिभुज आपको दे रखा है। आयतन निकालने के लिए हम कह सकते हैं 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप मुझे बताओ, अगर स्लांट हाइट तुम्हारा 26 है और रेडियस अगर 10 है,
तो क्या आप इस तरीके से अप्लाई करके इसका हाइट नहीं निकाल पाएंगे? ये 26 है, ये 10 है, तो आप अगर ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 24 बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब यहाँ वैल्यू पटक दीजिए तो आप देखेंगे 1/3 वॉल्यूम निकालनी है ना, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 कर लीजिए। एच की वैल्यू कितनी आई है? 24। अच्छा, ये तो भाई कटने वाला कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, कटने वाला दिखता नहीं है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। कोई बात नहीं कटने वाला दिखता नहीं है तो और आपसे ये भी कह रहा है कि 22/7 यूज ना करो बल्कि 3.14 यूज करो। बात एक ही है, कोई दिक्कत कुछ खास होता नहीं है उससे। तो अगर आप देखेंगे एक्चुअल में तो ये 3 से कट रहा है 8 बार में बस, यानी कि अगर गुणा करेंगे तो बन जाएगा 800 गुणा 3.14। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 800 गुणा 3 करने पे कितना आएगा? 2400 प्लस 0.14। और ये 0.14 एक्चुअल में 1/7 के बराबर, थोड़ा सा अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 0.14 का मतलब अगर मैं 1/7 करूं, देखना जरा, 100/100 किया हमने तो ये कटेगा लगभग 14×7=98, है ना। अगर ये 98 होता तो 1/7 होता, लेकिन चूंकि ये 100 है ना तो ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी, यानी 7 प्लस समथिंग आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1/7 प्लस के आसपास आने वाला वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, गुना कौन करेगा इतना ज़्यादा। तो अब देखो जरा, 800 का निकालो 1/7, यानी कि 800 का आप निकालो 1/7, 114 के आसपास आने वाला है। तो आप देख लो 2400 प्लस 114, यानी कि 2514 से कम अधिक तो चार ऊपर नीचे आप देख लो कौन सा आंसर है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। ये अप्रोक्सीमेशन है, बाकी आप चाहो तो गुना कर लो, एक्यूरेट वैल्यू आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, एक्स और वाई के तीसरे समानुपाती, इस केस में क्या करते हैं हम लोग? सेकंड वाले को 2 बार लिखते हैं और थर्ड आपको निकालना है, थर्ड समानुपाती उसको हम मान लेते हैं क्या? उसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं थर्ड समानुपाती। तो क्या बनेगा बताओ? एक्स बटा वाई इज इक्वल टू वाई बटा ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी? वाई स्क्वायर बटा एक्स, पहली बात। फिर आपसे कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के चौथे समानुपाती का अनुपात दे रखा है, तो जेड और वाई का अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं ना। फिर आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो फोर्थ समानुपाती को हम मान लेते हैं कि वो कितने के बराबर है? वो बी के बराबर है। तो क्या कह सकते हैं कि एक्स बटा वाई इज इक्वल टू जेड बटा बी, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे वाई इंटू जेड बटा एक्स। दो चीजें हैं, ये है थर्ड प्रोपोर्शन, ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात आपको दे रखा है, ए इज टू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आप बताओ? 7:22। बढ़िया सवाल लग रहा है मुझे। आओ जरा देखते हैं आगे कैसे करें। यानी मैं कह सकता हूं कि वाई स्क्वायर बटा एक्स इज इक्वल टू वाई जेड बटा एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 7:22, ये लिखा हुआ है नीचे। आओ जरा काटते हैं जरा एक बार। तो y से y हमने काट दिया, x से x काट दिया। अरे भाई, तो आसान सवाल हो गया फिर तो y इच टू जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 7/22, यानी आपसे उल्टा पूछ रहा है। तो z इच टू वाई कितना हो जाएगा? 22:7। बढ़िया सवाल। नंबर 8 पे आता दोस्तों। एक चोर को पुलिसकर्मी जो 100 मीटर दूरी से देखता है, एक चोर को पुलिसकर्मी जो है ना 100 मीटर के डिस्टेंस से देखता है। यहाँ पुलिस है, यहाँ से देख रहा है भाई, चोर यहाँ पे खड़ा है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया, चोर भागने लग गया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वो कितनी दूर दौड़ चुका होगा? मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके चोर यहाँ पकड़ाता है ना, यहाँ पे, तो इस दूरी को आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, चोर कितना भाग चुका होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ कि टाइम टू मीट, कब ये लोग मिलेंगे, मतलब या फिर टाइम टू कैच कह लो, कब पुलिस चोर को पकड़ेगा, उस केस में क्या लगाएंगे हम? 100 मीटर बटा रिलेटिव स्पीड, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई। इतना सेकंड लग जाएगा आपको, बोलिए। 5 दूना 10 से कट जाएगा, यानी कि 180 सेकंड लगने वाला है चोर को पकड़ने में। अब मैं कहूंगा कि 180 सेकंड चोर और पुलिस दोनों भागे होंगे, यानी चोर कितना भागा होगा डिस्टेंस, आप बताओ।
180 सेकंड में 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? यानी 18 से कट जाएगा 10 बार में, 8 पचे 40 29 यानी कि 400 मीटर चोर भाग चुका होगा। ये भी बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। नंबर 1 इज द आंसर, नंबर 1 ऑप्शन इज द आंसर। आते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। एक कुर्सी का स्टोर मूल्य कितना है? 2000 रुपये है। स्टोर द्वारा दी जाने वाली दो क्रमिक छूट कितनी है? 10 और 15%। तो कुर्सी का कुल छूट परसेंट की गणना कीजिए। जब कुल छूट परसेंट निकालना है भाई, जब परसेंटेज निकालना है, तो इस एमपी को वैल्यू मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। 10% और 15% का दो क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ो आप, यानी कि 25, और माइनस करो 10 का 15%, यानी कि 1.5 कम कर दो, यानी कि एक्चुअल जो छूट होगा वो 23.50% की छूट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 पे आते हैं। मोहित और सुनीति जो है ना, वो अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम दे रखा है। अब कह रहा है कि मोहित जो है ना कार्य प्रारंभ करती है और वे क्रम से एकांतरित दिनों में कार्य करती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। इन कैल्शियम कितना हो जाएगा? 12-15 कैल्शियम हो जाएगा भाई 60 के बराबर। तो अगर मैं कहूँ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 12-25 60, 15-4 60। पहले काम शुरू करती है एम यानी कि मोहित। तो अल्टरनेट वाला सवाल है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा बताओ? 5 और 4 9, यानी अगर मैं कहूँ 9 छक 54, यानी कि अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो आप बोलेंगे 54 काम तुम्हारा हो गया कितने दिन में? 12 दिन के अंदर। बोलिए। लेकिन तुम्हारा भी काम पूरा नहीं, बल्कि 6 काम बाकी है। तो 6 काम में फिर मोहित की बारी आएगी, आएगी ना? यानी कि एक दिन और काम करेगा अगर, तो 13 दिन के अंदर कितना काम हो गया? 59 काम। लेकिन एक काम तो बाकी है। एक काम कौन करेगा? ये सुनीति। यानी कि 1/4 दिन और लगेगा, क्योंकि काम 1 है और एफिशिएंसी 4 है। यानी कि टोटल दिन कितना लगे? 13 इंटीजर 1/4 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 पे आते हैं। एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए एक कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी कितनी है? 8 इंटू 10 की पावर 8 है। उनकी जन्म और मृत्यु के दर घंटे प्रति घंटे कितनी है? 12.75% और 10.75%। तो 3 घंटे के बाद कल्चर में इनकी आबादी ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, आप देखेंगे थोड़ा कैलकुलेशन होगा, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 12.75% का जो है ना, वो जन्म का दर है। मतलब हर घंटे इतना परसेंट और जन्म हो जाते हैं बैक्टीरिया का। लेकिन साथ ही साथ हर घंटे 10.75% मृत्यु भी हो जाती है। मतलब एक्चुअल में अगर मैं निकालूं इसका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक्चुअल में कितना वृद्धि या कमी हो रही है, तो आप देखेंगे जन्म लेने वाले का परसेंट ज्यादा है और मरने वाले का परसेंट कम है। यानी कि बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज पर आवर कितना हो रहा है? 2% का, 2% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब 3 घंटे के बाद अगर आपको निकालना तो कंपाउंडिंग का काम करेगा। यानी आप देख सकते हैं कि 8 की पावर 10 की पावर 8, ये जो वैल्यू है ना 100 के बराबर है। मुझे निकालना 102 की वैल्यू, लेकिन एक बार नहीं बल्कि 3 घंटे के बाद। यानी कि 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 बार मल्टीप्लाई, और 102 को भी हम 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये तुम्हारा एक्चुअल में क्या मिलेगा, जो आपको आंसर चाहिए कि 3 घंटे के बाद कितनी आबादी उनकी हो जाएगी। अब मुझे बताओ, ये तीनों मिलकर 10 की पावर 6 बनेंगे, तो अगर मैं काटूंगा 10 का पावर 2 बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लाई में हाथ से नहीं करूंगा, मैं यूज कर रहा हूँ मोबाइल को, अब देखना थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं गुणा करूंगा 102 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 8 और गुणा 100, तो अब देखना भैया जो वैल्यू है वो इतनी आ रही है, 8489664000। दिस इज द वैल्यू। क्या ये आंसर मैच हो रहा है? बिल्कुल आपका आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आसान सवाल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 12 पे आते दोस्तों। एक कक्षा में जो है ना 18 छात्रों के समूह में 45 केजी वजन वाले एक छात्र के स्थान पे एक नए छात्र के शामिल होने से उनका औसत वजन जो है ना वो कितना होता है? 3.5 केजी बढ़ जाता है। सिंपल तरीके से आपसे कह रहा है कि 45 केजी का वजन का विद्यार्थी चला गया और उसके बदले एक और विद्यार्थी आता है, जिससे कि पूरे में जो एवरेज जो वेट है वो 3.5 केजी बढ़ जाता है। तो नए छात्र का जो वजन होगा आप देख सकते हैं 45 तो होगा ही, लेकिन ये 3.5 केजी एक्स्ट्रा लेके आया है पूरे 18 छात्रों के लिए। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? यानी आप देखेंगे यही तुम्हारा न्यू एज है, न्यू वेट है, सॉरी, नया छात्र का। ठीक है, यानी कि 45 प्लस
18 या 54 और 9 कितना हो जाएगा 63, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 108 kg का वो नए का लड़का है। ठीक है, आगे बढ़े। ओहो कितना फास्ट बढ़ गया। अच्छा अच्छा, एक ही बढ़ा था। ठीक है, अब आप 13 पे आते हैं दोस्तों। ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, प्रत्येक तीसरे दिन, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं आपसे कि ए, बी और सी, आप देखेंगे यहाँ पे 10 है, 15 है और 30 है, ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम है। अगर तो इनकी एलसीएम कितनी हो जाएगी 30 के बराबर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 3, 2 और 1। ठीक है, हर तीसरे दिन बी और सी साथ देते हैं, मतलब 3 दिन ए तो काम करता है, मतलब अगर मैं सीधे 3 दिन का काम निकालूं तो आप बोलेंगे ए तीनों दिन काम करता है, मतलब 3 तरीके 9, लेकिन तीसरे दिन 2 भी आता है और 1 भी आता है, मतलब 9 2 11 और 1 12 काम होता है। 12 काम होता है 3 दिन में। अब आपसे कह रहा है कि 30 काम निकालना है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं इधर, तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, यानी कि 6 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 दूना 24। अभी 6 काम बाकी है। अगर 6 काम बाकी है तो ए जो है ना, स्टार्टिंग के 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन बी और सी आते हैं, तो जैसे ही ए अगर 2 दिन काम किया तो 3 और 3 मिलकर 6 काम हो जाएंगे, तीसरे दिन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, यानी कि 8 दिन के अंदर क्या हो जाएगा 24 और 6 यानी कि 30 काम पूरा हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे ना कि सर यहाँ पे 12 काम अगर 3 दिन में हो रहे हैं तो 12 को 2.5 से गुना करो और 3 को 2.5 से गुना करो, यानी कि 7.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं, पहले दूसरे दिन नहीं आ रहे, इसलिए वैसा हम काम नहीं कर सकते। तो सो जो आंसर होगा वो कितना होगा 8 दिन, इस सवाल का आंसर होगा। बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं। 14 पे आते हैं। 14 क्या बोलता है कि एक्स वाई जेड की वर्तमान आयु का जो योग है वो 165 वर्ष है। आपसे बोला कि एक्स, वाई और जेड तीनों की आयु का योग कितना है 165 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 3, 5, 7। आप मुझे बताओ 5 वर्ष पहले, अगर मैं, ये तो तुम्हारा करंट सिनारियो की बात हो रही ना, ये तुम्हारा करंट एज हो गया, तो 5 वर्ष पहले तीनों 5 साल छोटे होंगे, यानी 5 साल पहले अगर मैं तीनों का सम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5 या 15 कम को, यानी कि 150 साल होगा। बोलिए, अगर तीनों का अनुपात दे रखा है तो एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु आपको फाइंड आउट करनी। ठीक है भाई, तो हम पहले क्या कर लेते हैं ना कि 5 वर्ष पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 और 3 8 7 15, यानी कि 15 की वैल्यू 150, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 30, वाई की वैल्यू हो गई 50 और जेड की वैल्यू हो गई 70। ये कब का बात है, जब 5 साल पहले का बात है। अगर हम 5 साल बाद यानी करंट की बात करें तो एक्स कितना हो गया 35 साल का और जेड कितना हो गया 75 साल का। आपसे इन दोनों का एवरेज पूछ रहा है, तो 35 प्लस 75/2 यानी कि 120/2, सॉरी 7 3 10, 110/2, यानी कि आंसर कितना आएगा 55 साल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। नंबर 15 पे आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इन संख्याओं का जो एलसीएम हो कितना 240 है, तो दोनों संख्याएं कितने हो सकते हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं अगर दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों संख्याओं को हम मान लेते हैं 3x और 5x, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 5 15x, और इस 15x की वैल्यू है कितना, आप बोलेंगे 240 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 16 के बराबर। ठीक है, अगर x की वैल्यू 16 के बराबर आ चुकी है तो आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याएं क्या है, तो आप निकाल लो। 16 गुना 3 48 और 16 पचे 80। 48 एंड 80 इज द रिक्वायर्ड टू नंबर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 पे आते हैं। अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, तो उस भंडार में अनाज का कितना परसेंट सड़ा हुआ नहीं है। अरे भाई साहब, 7/8 सड़ा हुआ नहीं है, 1/8 को बोलते हैं 12.5%, यानी 100 में से कम कर देंगे, यानी कि 87.5% इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्यों इस तरह का सवाल पूछते हो भाई। आते हैं 17 पे, आते हैं। एक संख्या जो है 2x16 को 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर लेते हैं, तो परिणामी संख्या जो है ना वो 9 का वर्ग है। बिल्कुल ठीक, x का मान ज्ञात करें, मतलब आपसे सिंपल तरीके से कह रहा है कि 4 और 9 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या ये कौन होता है, ये बोलते हैं एलसीएम को बोलते हैं।
यानी कि 4 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो सवाल सिंपल तरीके से आपसे कह रहा है कि 2x16 को अगर हम डिवाइड करें 36 से तो मुझे आउटकम मिलता है 9 का वर्ग यानी कि 81। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये वैल्यू मिलना चाहिए। सिंपल तरीके से बोल सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कर लो। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 81 गुणा 6 यानी कि 8×6 = 486। कैरी कितना हो गया 48। 81 गुणा 3 यानी कि 243 और 48 कितना हो जाएगा, तो 243 और 48 कैरी यानी कि 291। 291 ठीक है। आप देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, यानी कि x की जगह पे कौन सी वैल्यू आ चुकी है, तो आप बोलेंगे 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो एक बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है, ट्रिकी सवाल है ये, इसको आसान नहीं बोल सकते आप। आगे बढ़ते हैं। एक कार को जो है 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से 354 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। पता नहीं किस तरह का सवाल है भाई। 354/59 यानी कि 6 घंटा इज द आंसर। आगे बढ़े। महत्तम समापवर्तक निकालना है किसी फ्रैक्शन का। तो अगर फ्रैक्शन का हमको HCF निकालना हो ना, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का HCF यानी कि हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर और बटा LCM ऑफ डिनोमिनेटर, बोलते हैं ना। HCF अगर निकालेंगे 3 और 7 और 9 का तो बेशक 1 आएगा। अगर हम LCM निकालेंगे 4, 8 और 20 का, तो 4, 8 का LCM 8, 8, 20 का LCM कितना हो जाएगा 40, यानी कि 1/40 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपको HCF निकालना पड़ता है किसी फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। ठीक वैसे अगर आपको LCM निकालना पड़े किसी फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का यानी कि न्यूमरेटर का हमको निकालना पड़ेगा LCM और डिनोमिनेटर का निकालना पड़ेगा हमको HCF। क्लियर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आते हैं अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम सवाल क्या बोलता है भाई, किसी भिन्न के अंश को 25% अगर कम कर दिया जाता है और हर में अगर 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना परसेंट कम है। ठीक है। तो हम कुछ ऐसे चीज को मान के चलते हैं ना, या फिर हम क्या बोले, तो नया भिन्न आपसे कह रहा है कि मूल भिन्न से कितना परसेंट कम है या फिर ज्यादा है, जो भी हम देख लेते हैं। हम मूल भिन्न मान लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लिया हमने 10/20 मान लिया हमने। ठीक है। या फिर हम क्या कर लेते हैं ना, या फिर हम कोई वैल्यू मान लो जो मन करे आपको। हम एक काम करते हैं 100/100 ही मान लेते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग का हम भिन्न मान लेते हैं। तो आपसे कह रहा है ये सवाल कि अगर अंश को 25% कम करो यानी कि 100 से कम हो गया 75, और हर में 25% को बढ़ाओ यानी कि 100 से बढ़ गया 125, तो नया भिन्न जो है ना वो मूल भिन्न से कितना परसेंट कम है। तो ये 100/100 का मतलब ये 1 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/5। तो अगर आप देखेंगे 5:3 नया पुराने का रेशियो मिल गया अगर आपको, तो आप बोल सकते हैं कि 2 कम है आउट ऑफ 5 इंटू 100%। ये तुम्हारा कुछ और नहीं बल्कि कमी का परसेंटेज देगा, और यही तो आपसे पूछ रहा है। यानी आप देखेंगे 5 काट लीजिए 20 बार में, यानी कि 40% इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सेट भी खत्म कर लिया है। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में फिर से इसी अंदाज में। ठीक है। टेक केयर गाइज।